हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था जनरेशन ऑफ एसी, फेजर डायग्राम क्या होता है, आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है। आज की क्लास में हमारा डिस्कशन होगा जितने भी अल्टरनेटिंग करंट में सर्किट्स हैं उन सब के बारे में डिटेल डिस्कशन किया जाएगा। पहले हम यहाँ पर सर्किट एलिमेंट के बारे में बात करेंगे जिसमें रेजिस्टेंस, कैपेसिटिव, रिएक्टेंस पढ़ेंगे, इंडक्टिव, रिएक्टेंस, इन सब के बारे में बात की जाएगी। 3 सिंपल सर्किट पढ़ेंगे जब एसी सोर्स के साथ केवल रेजिस्टर हो, एसी सोर्स के साथ केवल कैपेसिटर हो, एसी सोर्स के साथ केवल इंडक्टर होता है। फिर इनका कॉम्बिनेशन देखेंगे, आरसी, एलआर, एलसी सर्किट देखेंगे, सीरीज आरएलसी सर्किट देखेंगे और पैरेलल आरएलसी सर्किट देखेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं सर्किट एलिमेंट्स। तो सबसे पहला हेडिंग है हमारे पास रेजिस्टेंस क्या होता है। तो हम लोगों को पता है रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर या रेजिस्टर की वो प्रॉपर्टी होती है जो करंट फ्लो में अपोजिशन ऑफर करती है, उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। जनरली यही हम पढ़ते हैं, तो वही है। यहां पर देख लो लिखा है द अपोजिशन ऑफर्ड बाय द रेजिस्टर इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी। इसका क्या मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी से? फार्मूला लिखना चाहे तो लिख लेते हैं। जैसे कोई कंडक्टर दिया गया हमारे पास, सपोज ये कोई कंडक्टर है, ऐसा ये कोई कंडक्टर है, सपोज ये क्या है, ये कोई कंडक्टर दिया गया सपोज इस तरह का हमारे पास। इसकी लेंथ L दे रखी है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A दे रखा है, रेजिस्टिविटी रो है तो उस केस में यहां से R लिखते हैं, रो L बाई ए, ऐसा लिखा जाता है। मतलब ये फ्रीक्वेंसी से इंडिपेंडेंट रहता है। तो अगर हम यहां पर ग्राफ प्लॉट करते हैं, यहां पर ऐसा कुछ ग्राफ है, ये ग्राफ है, यहां पर दिया गया है फ्रीक्वेंसी ओमेगा, और ओमेगा लिख लो, ओमेगा और एफ दोनों में से किसी एक को लिख लो, और इस एक्सिस पर प्लॉट करते हैं रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस जो होता है वो इंडिपेंडेंट रहता है फ्रीक्वेंसी से, जैसे बनेगा ये इस तरह से बनता है, ये कांस्टेंट रहता है, मतलब फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता है। तो पहली प्रॉपर्टी हो गई किसी रेजिस्टर या कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी जो करंट अपोजिशन में, करंट फ्लो में अपोजिशन ऑफर करती है, उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। यूनिट क्या होती हैं? अगेन यहां पर यूनिट्स के बारे में बात करें तो इसकी यूनिट लिखी जाती है ओम, ये सिंबल डिनोट किया जाता है मिली ओम, बाकी जो भी दिया जाता है उसमें बदल लेंगे इसे। दूसरा होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। जैसे कैपेसिटर यहां पर जब एसी करंट सप्लाई की जाती है कैपेसिटर के अंदर, तो एसी की सप्लाई को तो ब्लॉक करेगा नहीं, क्योंकि हाफ साइकिल में एनर्जी इधर से उधर, इधर से उधर होगी। मतलब एक बार पॉजिटिव चार्ज होगी एक प्लेट, तो किसी टाइम बाद नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फुल्ली चार्ज ही नहीं हो पाएगा। तो उस केस में एसी की सप्लाई को ये ब्लॉक नहीं करेगा, लेकिन अपोजिशन ऑफर करेगा। तो अपोजिशन ऑफर्ड बाय कैपेसिटर इन एसी सर्किट इज कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसे हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं। इसके बारे में अगर बात करें तो इसको हम XC से डिनोट करते हैं, और अगर बात करें XC, ये होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसकी यूनिट क्या होती है? तो इसकी यूनिट ओम होती है, और इसकी वैल्यू जो लिखी जाती है 1/ओमेगा × C लिखी जाती है। ये फार्मूले हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। यूनिट अगेन ओम आएगी, यहां पर ओम सेम यूनिट आएगी, अपोजिशन ऑफर करेंगे, ओम लिखा जाता है। यहां पर ओमेगा होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, और C क्या होता है? कैपेसिटेंस, ठीक है। ये दूसरा हो गया। तीसरे के बारे में बात करें, यहां पर एक और ग्राफ बना लो, ये हमारे पास ऐसा है इधर, और ये ऐसा है कुछ। ग्राफ डिजाइन करना है हमें। यहां पर है XC, इधर लिखा गया है ओमेगा, तो उस केस में देखो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला निकल के आ जाएगा। इसका ग्राफ इस तरह से होगा। XC देखो ओमेगा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगला है इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या होता है? तो कोई इंडक्टर भी करंट फ्लो में अपोजिशन ऑफर करता है एसी सर्किट के अंदर, तो उसे हम कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस कहा जाता है। इसको हम वर्चुअल रेजिस्टेंस भी कहते हैं, तो इसको डिनोट किससे किया जाता है? तो इसको डिनोट करते हैं XL के साथ। ये होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। अभी सर्किट को सॉल्व किया जाएगा, सब निकल के आएंगे। रिएक्टेंस इसीलिए पहले पढ़ लेते हैं। और इसकी वैल्यू क्या लिखी जाती है? तो XL = ओमेगा × L लिखा जाता है, जहां पर ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, L होता है सेल्फ इंडक्टेंस, और अगेन इसकी यूनिट निकल के आती है ओम। तो यहां से देखो एक्सेल जो है
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है कि नहीं ओमेगा की, जैसे जैसे ओमेगा बढ़ेगा एक्सेल बढ़ता जाएगा। तो ग्राफ बना दो, ग्राफ क्या लिखेंगे, इधर बन जाएगा एक्सेल और इधर बन जाएगा ओमेगा, तो स्ट्रेट लाइन आ जाएगी यहां से, एक्सेल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। ठीक है, तो ये 3 सर्किट एलिमेंट होते हैं। पहला होता है रेजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर। एसी के अंदर जो भी अपोजिशन ऑफर करते हैं उनकी वैल्यू लिख ली गई। अब एक एक करके यहां पर सर्किट पढ़ते हैं। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और, अगला है इंपीडेंस क्या होता है। इंपीडेंस मतलब सर्किट के अंदर अगर कैपेसिटर लगा है तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस लगाएगा, रेजिस्टर है तो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, तो वहां पर 2 अलग अलग रेजिस्टेंस हो जाते हैं। तो अगर ऐसा कोई सर्किट दिया गया हो, कॉम्प्लेक्स सर्किट दिया गया हो जिसमें आर एल सी जुड़े हो या आर एल सी का कॉम्बिनेशन जोड़ा गया हो, तो उस केस में क्या होता है, सर्किट का हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नहीं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जैसा होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इसको हम इंपीडेंस कहते हैं, इंपीडेंस कहा जाता है। ध्यान रहेगा कि कॉम्प्लेक्स सर्किट है, अगर मतलब आरएलसी से बना कोई सर्किट है तो उसके अंदर अगर हमें नेट लिखना होगा, नेट वैल्यू लिखनी है रेजिस्टेंस की, तो वो एम्पीडेंस कही जाती है। यहाँ आर इक्विवेलेंट नहीं, या आर इक्विवेलेंट जैसा वहां होता था डीसी में, वैसे यहाँ पर इम्पीडेंस कहा जाता है। इम्पीडेंस को हम जेड से डिनोट करते हैं और इसकी यूनिट भी ओम होती है, ओम लिखी जाती है। एडमिटेंस क्या होता है, तो एडमिटेंस को ए से लिखा जाता है या फिर हम इसे वाई से भी डिनोट करते हैं, और ये क्या लिखा जाता है, तो इसको लिख देते हैं 1/z। अब z की यूनिट ओम होती है तो इसकी यूनिट क्या होगी, ओम इनवर्स और मोहो, ये लिखी जाती है। तो अलग अलग यूनिट्स होती हैं। ये एडमिटेंस क्या होता है, जो टोटल रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा होगा ऐसे सर्किट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उनका रेसिप्रोकल जो होता है उसी को एडमिटेंस कहा जाता है। ये करंट फ्लो में अपोजिशन ऑफर करता है, ये उसका उल्टा होता है, जिसका जेड जितना ज्यादा होता है उसका इंपीडेंस एडमिटेंस होता है वो उतना कम रहता है। पैरेलल आरएलसी सर्किट, जब पैरेलल सर्किट पढ़ते हैं ना, पैरेलल आरएलसी सर्किट अभी पढ़ेंगे, पैरेलल आरएलसी सर्किट के लिए इसे हम डिफाइन करते हैं। पैरेलल आरएलसी सर्किट जब आएगा तो उसको डिफाइन करेंगे कि यहां पर एडमिटेंस क्या होता है, और इसी के बिहाफ पर हम आगे बोलेंगे एक्सेप्टर सर्किट, रिजेक्टर सर्किट जब हम रेजोनेंस पढ़ेंगे। लेकिन आज की क्लास में हमारा केवल डिस्कशन सर्किट के ऊपर चलेगा। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं। पहला दिया गया है कैपेसिटर, मतलब रजिस्टर अगर लगा होता है एसी सप्लाई के साथ, यहां पर एसी सोर्स से डिस्कशन किया था पिछली क्लास में, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। यहां पर पहले इसको हम सॉल्व करें उससे पहले क्लियर कर देते हैं। यहां पर हमारा डिस्कशन ये होगा, सर्किट दिया गया है, सर्किट में जो भी सोर्स होगा सोर्स की इक्वेशन दे रखी है, इसके अंदर करंट कितनी फ्लो करेगी उस करंट की इक्वेशन हमें फाइंड करनी रहती, यही है इस सर्किट का सोल्यूशन। एम बता दिया पहले कि जब भी कभी हमें ये इक्वेशन दी जाएगी, सर्किट का बिहेवियर देखकर हमें करंट की इक्वेशन लिखना है, वो होगा सर्किट का सोल्यूशन। तो देखते हैं। सबसे पहले अगर बात करते हैं इसके अंदर केवीएल लगा दिया जाए, तो अगर केवीएल लगा देंगे तो क्या लिखेंगे, यहां से V इज इक्वल टू में लिखा जाएगा यहां पर I इंटू आर, यही तो होगा। यहां का ड्रॉप वहां जाएगा तुरंत, केवीएल लगाना चाहो लगा लो, लगा देते हैं। V माइनस आई आर इज इक्वल टू 0। ये क्या है, केवीएल के अकॉर्डिंग लिख दिया है हम लोगों ने। अब सॉल्व कर दो, तो V इज इक्वल टू में I इंटू में R बनेगा। V की वैल्यू क्या है, V नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू में I इंटू आर बन जाएगा। तो अगेन यहां से I की वैल्यू देखो क्या निकल के आएगी, V नॉट बाई आर इंटू में क्या बनेगा, साइन ओमेगा टी बन जाएगा, ये बनेगा। और यहां पर ये मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि साइन मैक्सिमम होगा 1 पर, तो इसे 1 रखेंगे तो ये I मैक्सिमम आएगा। तो I इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, I मैक्स को I नॉट लिखा करते थे, याद होगा, पीक वैल्यू लिखते थे। ये हमारे पास रिजल्ट बन जाएगा इसका, ये हो गया। तो I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, सर्किट सॉल्व हो गया। अब इसे हमें बनाना है कि इसे कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहां पर देखो साइन ओमेगा टी, यहां पर भी साइन ओमेगा टी दिया गया सोर्स के अंदर, तो क्या इनके बीच में कोई का फेज डिफरेंस है, तो नहीं है। तो बताया था जब फेजर डायग्राम डिस्कस कर रहे थे कि फेजर डायग्राम ओनली एग्जिस्ट करता है कैपेसिटिव, इंडक्टिव या इनके कॉम्बिनेशन से बने सर्किट के लिए।
प्योर रेजिस्टिव सर्किट के लिए वो एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि करंट और वोल्टेज सेम फेज में रहते हैं, तो सेम फेज में रहेंगे तो उनको बनाने का कोई खास मतलब रहेगा नहीं, या बनाना चाहो तो ऐसे बना दो। यहां पर हमारे पास ये वोल्टेज है, तो उस केस में यहां पर हमारे पास करंट है, ये ऐसी, ये है करंट। इस तरह से बना देते हैं, इस तरह से बना दिया जाता है, ये ऐसा है। यहां पर करंट है और उधर वोल्टेज दिया गया है, तो ये हो गया VR, मतलब रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज, और यहां पर इसके अंदर करंट। देखो सेम फेज में निकल के आ रहे हैं, तो इसके लिए फेजर हम बनाते ही नहीं। अगर यहां से इसका डायग्राम बनाया जाए, इनकी इक्वेशंस जो लिखी गई हैं, इनके इक्वेशन के डायग्राम बनाए तो कैसे बनेंगे? देखो इसका ग्राफ बनाएंगे तो साइन का ग्राफ है ना, तो साइन का ग्राफ कैसे बनाते हैं? ऐसे ही तो बनाते हैं, बिल्कुल। चाहो तो इधर ले जाओ, ये ऐसा। और यहां पर जो करंट है, करंट की वैल्यू देखो, यहां पर V0/R कुछ कम हो गया ना, तो कुछ कम हो गया, तो यहां पर करंट की इक्वेशन ऐसे चलती है, लेकिन चलेंगे सेम फेज में। ध्यान रखना, चलेंगे साथ साथ में, मैक्सिमम होंगे तो साथ में मैक्सिमम होंगे। तो ये वाली वैल्यू किसकी है? तो ये है V = V0 sin ओमेगा t का ग्राफ है ये। यहां पर टाइम t है और इधर क्या दिया गया है? V दिया गया है, और या फिर I भी दिया हो सकता है, VI। तो ये वाला जो ग्राफ खींचा गया है लास्ट में, ये येलो से, ये क्या है? I = में I0 साइन ओमेगा टी का ग्राफ हो गया। देखो इन फेज चल रहे हैं ना, तो जब भी कभी प्योर रेजिस्टिव नेटवर्क होगा, एसी सप्लाई के साथ कनेक्ट किया जाता है, तो करंट और वोल्टेज इन सेम फेज में रहते हैं। यहां पर कोई लीड या लैग नहीं करता, ना कोई आगे होता है ना कोई पीछे होता है, दोनों एक साथ चलते हैं। हाँ, मैक्सिमम वैल्यू, एम्पलीट्यूड या पीक वैल्यू बदलती है, वोल्टेज की ज्यादा, करंट की कम रहती है। ठीक है, ये हो गया। तो पहला सर्किट सॉल्व होके कुछ ऐसा निकल के आएगा। अगला सर्किट देखो, जब कैपेसिटर लगा होगा तो क्या होगा? तो कैपेसिटर अगर लगा है तो इसमें क्या लिख सकते हैं? V - Q/C = में 0। तो यहां से V = में क्या लिखेंगे? Q/C। तो यहां से V की वैल्यू लिखी जाएगी V0 sin ओमेगा t = में यहां लिख सकते हैं Q/C। तो Q की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? V0 C sin ओमेगा t बन जाएगा। अब करंट क्या लिखी जाती है? dq/dt लिखते हैं। यहां पर लिखना हो तो लिख दो, सिंस I जो लिखा जाता है dq/dt लिखते हैं, dq/dt लिखा जाता है। कैपिटल I लिख रहे हैं तो कैपिटल I लिखो, ऐसा। देन यहां से dq/dt करेंगे तो क्या मिल जाएगा? dq/dt = V0 इंटू में C। यहां पर साइन का बन जाएगा cos ओमेगा t। ये होगा डिफरेंशिएशन, ऑफ कोर्स। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या लिखेंगे? यहां से dq/dt को तो लिख देंगे I, तो I = बन जाएगा V0, और यहां पर ओमेगा, ओमेगा मल्टीप्लाई में भी आएगा, तो V0 C ओमेगा इंटू में यहां क्या लिखा जाएगा? साइन ओमेगा t। साइन नहीं, cos ओमेगा t है, cos ओमेगा t है। इसको थोड़ा ठीक कर लो, ठीक करेंगे तो ये लिखा जाएगा V0 डिवाइडेड बाय में 1/ओमेगा C इंटू में यहां पर इसे ऐसा नहीं लिख सकते, साइन ओमेगा t प्लस π/2। देखो सही है कि नहीं सही है? साइन π/2 प्लस ओमेगा t बन जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो साइन सेकंड में भी पॉजिटिव रहता है, साइन बदल जाएगा कॉस के अंदर, मतलब ऊपर वाले को ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है, यहां पर जो देखो 1/ओमेगा C लिखा गया, इसको अभी हम लोगों ने डिस्कस किया सर्किट एलिमेंट में, कि यहां पर जो लिखा गया ये क्या है? XC है, और ये बन जाएगा साइन ओमेगा t प्लस π/2 बनेगा। आई थिंक ये चीज समझ में आई होगी। तो यहां से जो वैल्यू लिखी गई है, ये जो वैल्यू है यही तो I0 है, तो यहां पर लिखना चाहो तो लिख सकते हो I = में I0, यहां बन जाएगा साइन ओमेगा t प्लस π/2 बन जाएगा। यहां पर एक वैल्यू लिखना चाहो तो लिख दो वेयर, पूछा जाएगा ना, तो I0 जो लिखा जाएगा वो लिखेंगे V0 डिवाइडेड बाय में XC। ये कभी रखना होगा तो यहां से रख करके वैल्यू निकाल सकते हैं। बस देखो, हमें वोल्टेज की इक्वेशन दे रखी थी, हमने करंट की इक्वेशन बना ली। अब इसे प्लॉट करना है तो प्लॉट कर सकते हैं, फेजर बना के प्लॉट कर सकते हैं। इधर नए पेज पर आओ, फेजर बना लेते हैं इसका। तो फेजर बनाएंगे तो क्या होगा? ये ऐसा एक फेजर है, ये ऐसा है। एक फेजर ऐसा बना देते हैं, देखो
दो फेजर हमने बना दिए और फाइनली यहां पर हमें ग्राफ बनाना है। यहां पर हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। देखो इस सर्किट को, अगर ये सब करना आता है इसका मतलब सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। और पहले दिन भी बताया था यहां से जो क्वेश्चन बनते हैं रिलेटिवली इजी बनते हैं और क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा होती है। यहां से बोर्ड में अगर है आप तो बोर्ड से तो यहां से क्वेश्चन बनता है तो कंफर्म रहता है, ठीक है। लॉन्ग में बनता है। देखो यहां पर जो दोनों इक्वेशन लिखी गई उनको लिख देते हैं। v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी और करंट की इक्वेशन आई है I इज इक्वल टू में आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 निकल के आया है। इनमें देखो फेज का कितना डिफरेंस, पाई बाई 2 का डिफरेंस है और फेज में अगर पाई बाई 2 का डिफरेंस तो कौन आगे है? देखो करंट आगे चल रही, वोल्टेज पीछे चल रहा है। इसका मतलब अगर इधर I है तो इधर V लिखा जाएगा। ये कितने से लीड करेगा? तो पाई बाई 2 से। तो यहां पर करंट लीडिंग है, वोल्टेज लैग कर रहा है यहां पर। इसको ऐसे नहीं बनाना तो ऐसे बना दो। अगर यहां पर हमें करंट बनानी है तो यहां पर वोल्टेज बना देंगे। करंट देखो अभी भी लीड कर रही है, ये देखो वोल्टेज लैग कर रहा है तो करंट इज लीडिंग। तो दोनों में से कोई एक फिगर बनाना चाहो बना सकते हो, दोनों का मतलब एक ही है। चाहे इस तरह बना लो चाहे इस तरह बना लो। यहां पर देखो ये इधर से लीड कर रहा है तो लीड कर रहा मतलब ये एक एंटी क्लॉकवाइज तो प्लस पाई बाई 2 है, यहां पर माइनस पाई बाई 2 है क्योंकि ये लैग कर रहा है। तो लैग करना लीड करना वो एंगल के साथ एडजस्ट हो जाता है। यहां पर हमने कहा कि करंट इज लीडिंग, वोल्टेज से करंट लीड कर रही है तो इसका मतलब है क्लॉकवाइज एंगल लीड कर रही है। यहां पर जो वोल्टेज है करंट से लैग कर रहा तो एंगल माइनस पाई बाई 2 बनेगा। मतलब दोनों तरफ से बनाओगे सेम बनेगा, दोनों का मीनिंग एक ही है। ये तो हो गया इसका फेजर। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। करंट आगे चल रही है तो इसको ऐसे बना देना। पहले हम वोल्टेज बना देते हैं ऐसे, ये है वोल्टेज। करंट बनानी है तो करंट को ऐसे बनाना है, कुछ पॉइंट से इनको मार्क कर देते हैं, बनाने में आसानी होगी। ये ऐसा तो करंट यहां से बढ़ना शुरू करेगी, यहां से चलेगी, ये 0 होगा, फिर मैक्सिमम होगी, ये 0 बनेगी, फिर मैक्सिमम होगी। इस तरह से करंट चलेगी। यहां पर देख रहे होंगे कि करंट देखो पाई बाई 2 आगे चल रही है तो जो येलो से बना है वो करंट है। ये जो येलो से बनाया गया ना ये करंट है। I इज इक्वल टू में आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ये हमारे पास इसका ग्राफ है। और यहां पर जो येलो से बनाया गया है ये वोल्टेज का ग्राफ है तो V इज इक्वल टू में वी नॉट साइन ओमेगा टी। ये ऐसा बनेगा। इधर क्या हो सकता है? वोल्टेज या फिर करंट, और इधर क्या है? टाइम। आई थिंक ये चीज समझ में आ रही होगी। मतलब फेजर हमें बनाना आना चाहिए और ग्राफ कैसे बनाना वो आना चाहिए। हर एक का ग्राफ नहीं बनाएंगे, जस्ट हम अभी प्योर पढ़ रहे हैं सर्किट तो प्योर के लिए बना रहे हैं। कॉम्प्लेक्स सर्किट पढ़ेंगे तो उनके लिए ग्राफ हम डिजाइन नहीं करेंगे क्योंकि वहां पर एंगल कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर कैपेसिटिव था तो इस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से सर्किट डायग्राम बनाएंगे। सबसे इजी ये था, करंट और वोल्टेज दोनों फेज में चल रहे थे। अब बात कर लेते हैं यहां पर इंडक्टिव के बारे में। तो इंडक्टिव में भी वही लिखते हैं माइनस एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू वी, या फिर यहां से ऐसे लिख दो एल डी आई बाई डी टी, डायरेक्ट लिख दो एल डी आई बाई डी टी किसके बराबर हो जाएगा? वी के। वी की वैल्यू कितनी? वी नॉट साइन ओमेगा टी हो जाएगी। एल को उधर भेज दें तो डी आई इज इक्वल टू में बन जाएगा वी नॉट बाई एल, यहां पर बन जाएगा साइन ओमेगा टी इंटू में डी टी। डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करना पड़ेगा अब तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिल जाएगा? I इज इक्वल टू में मिलेगा यहां पर वी नॉट बाई एल, साइन का होता है माइनस कॉस ओमेगा टी और यहां पर ओमेगा आएगा डिवाइड में। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा वी नॉट बाई ओमेगा इंटू एल। देखो बन गया ना एक्सेल, और यहां पर बन जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी। ऐसा लिख सकते हैं, ये बन जाएगा I। इसको यहीं छोड़ देते हैं। थोड़ी सी मैथ देखो ये कैसे लिखा जा सकता है। माइनस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं? माइनस कॉस थीटा लिखा गया है तो माइनस कॉस थीटा को ऐसे नहीं लिखा जा सकता, साइन थीटा माइनस पाई बाई 2। नहीं समझ आया? देखो दोबारा समझाते हैं। माइनस यहां लगा देते हैं, साइन इसे लिख देते हैं ओमेगा टी पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी, पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख सकते हैं ना, ऐसा लगा के। ये माइनस है, माइनस ठीक है, ये हमारे पास कॉस थीटा बनेगा, माइनस लगा रहेगा। अगर माइनस को अंदर भेज दें तो क्या बन जाएगा? साइन थीटा माइनस पाई बाई 2 बन जाएगा। ये बन जाएगा, मतलब इसको ऐसा लिखा जा सकता है। तो इसको हटा दो यहां से, क्या लिखेंगे?
इतनी सिंपल मैथ लग रही है, ट्रिग्नोमेट्री। क्या लिखेंगे, आई इज इक्वल टू में वी नॉट डिवाइडेड बाई में ओमेगा इंटू एल, और इसको क्या लिख सकते हैं ये, तो साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, साइन ओमेगा टी माइनस का पाई बाई टू बन जाएगा। यहां पर देखो एक इंटरेस्टिंग बात पता चल रही है, वी नॉट डिवाइडेड बाई में तो ये एक्सएल हो गया, यहां पर बन जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस का पाई बाई टू बन जाएगा। ठीक है, हमारे पास इक्वेशन तो मिल गई, तो ये इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब एक बात यहां से देखो, इस इक्वेशन में करंट देखो यहां पर लैग कर रही है, करंट इज लैगिंग। यहां पर लिखना चाहो तो लिख लो, जो आई नॉट बनने वाला है, आई नॉट की वैल्यू है वी नॉट बाई एक्सएल, तो उस केस में एक इक्वेशन हमारे पास क्या बन के आएगी, आई इज इक्वल टू में आई नॉट, स्मॉल आई नॉट कैपिटल आई नॉट, वो देखना साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू बनेगा, ये बन जाएगा। ये एक्चुअल इक्वेशन है। तो अगर ये इक्वेशन हमारे पास निकल आई तो फेजर बनाना है, धराव बना लेते हैं फेजर। 3 फिगर बनेंगे। देखो, पहला ये है, कोई लीड कर रहा है, ये होगा जो लैग करेगा, या फिर ऐसे लिखना है तो ऐसे लिख देते हैं, यहां पर ये ऐसा भी हो सकता है, और यहां पर इसका ग्राफ अगर ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा ग्राफ, ये ऐसा बन जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो देखो यहां पर हम सबसे पहले बना देते हैं, इक्वेशन लिखवाओ, v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, करंट की इक्वेशन कितनी आई, i इज इक्वल टू में आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। तो करंट यहां देखो लैग कर रही है, तो करंट अगर लैग कर रही तो ऐसे नहीं लिख सकते, इधर हो जाएगा VL और यहां पर हो जाएगा I। कितने से लीड करेगा, वोल्टेज पाई बाई टू से, तो यहां पर वोल्टेज इज लीडिंग, वोल्टेज इज लीडिंग, वोल्टेज लीड करेगा। समझ आया, अगर यहां वोल्टेज लीड करेगा तो यहां पर कौन लैग करेगा, तो करंट लैग करेगी, तो यहां पर करंट है तो यहां पर वोल्टेज बना लो, यहां पर ये कह सकते हैं करंट इज लैगिंग, करंट इज लैगिंग, करंट लैग कर रहा है, यहां पर वोल्टेज लीड कर रहा, तो बात तो एक ही है ना, करंट लैग कर रही है, वोल्टेज लीड कर रहा है। तो ये फिगर और ये फिगर दोनों एक ही फिगर है, और इनको अगर कंबाइन किया जाता है यहां पर करंट या फिर वोल्टेज को प्लॉट करते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में, तो क्या बनेगा, ये ऐसा आने वाला है। देखो वोल्टेज का तो यही होने वाला है, जैसा है साइन का ग्राफ है, इसमें साइन है लेकिन माइनस पाई बाई टू है। देखो ये ऐसा ऐसा, तो यह कहां से चलेगा, ये यहां नीचे से चलेगा, और ये यहां पर 0, यहां पर मैक्सिमम, यहां पर 0, फिर यहां मैक्सिमम होगा। ये हमारे पास जो व्हाइट से बना है वो किसका है, करंट का। I इज इक्वल टू में आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू बनेगा। इसी तरह से ये जो बना हुआ है ये बन जाएगा V इज इक्वल टू में वी नॉट साइन ओमेगा टी। समझ आया, तो ये 3 बेसिक सर्किट होते हैं, अगर ये हमें आते हैं तो कंफ्यूजन नहीं होगी, अगर ये नहीं आते तो आगे सब में कंफ्यूजन होने वाली है। फिर से रिपीट करते हैं, यहां पर देखो वोल्टेज लीड करता है तो करंट लैग करती, बात एक ही है। यहां पर जो हम लोगों ने पढ़ा था, यहां पर करंट लीड करती है, वोल्टेज लैग करता है, बात तो एक ही है ना, तो दोनों जगह से सेम सेम निकल के आएगा। तो कंक्लूजन ये निकाल लो ना सीधे सीधे, कि जब भी कभी हम बात करेंगे यहां पर ये प्लस पाई बाई टू, तो कैपेसिटिव सर्किट, तो कैपेसिटिव सर्किट जब होता है तो करंट लीडिंग होती है, और अगर इंडक्टिव सर्किट होता है तो करंट लैगिंग होती है। ठीक है, आगे पावर फैक्टर जब पढ़ेंगे, पावर पढ़ेंगे तो वहां पर भी देखेंगे पावर फैक्टर लैगिंग कब होता है, लीडिंग कब होता है। तो करंट जब लीडिंग होती तो पावर फैक्टर लीडिंग होता है, करंट लैगिंग होती तो पावर फैक्टर लैगिंग होता है। ठीक है, इंडक्टर के केस में ऐसा होता है ज्यादातर। ठीक है, ऐसा हो गया। समरी क्या है, बना देते हैं। देखो समरी, समरी डायरेक्ट यहां पर लिख देते हैं। पहला सर्किट हम लोगों ने पढ़ा, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो इसकी करंट की इक्वेशन निकल के आई V नॉट बाई आर, यहां पर आया साइन ओमेगा टी। ठीक है, और साथ में यहां पर हम लोगों ने इसे प्लॉट किया, तो प्लॉट किया तो कुछ इस तरह का निकल के आया, यहां पर ऐसा हुआ, दोनों साथ साथ में निकल के आए। ठीक है, टाइम और यहां पर वोल्टेज या फिर करंट। दूसरा हम लोगों ने ड्रॉ किया यहां पर कि अगर ये वोल्टेज है तो करंट का ग्राफ अगर बनाया जाता है कैपेसिटिव सर्किट के लिए, तो यहां से चलता है,
यहां पर मैक्सिमम होता है, फिर ये इधर मैक्सिमम होता है। एक मिनट, यहां पर लाइन ड्रॉ कर लो, एग्जैक्ट फिगर बनेगा। यहां से चलता है, यहां 0 होता है, यहां पर मैक्सिमम होता है, फिर यहां 0, फिर यहां मैक्सिमम। ठीक है, तो ये VC और I का होता है टाइम के रिस्पेक्ट में। तो यहां से I की इक्वेशन आती है I0 sin ओमेगा t प्लस π/2, और वोल्टेज की इक्वेशन दी क्या गई थी, तो V इज इक्वल टू में V0 sin ओमेगा t। ये सब जगह सेम चलेगा। तीसरा पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया कि अगर इंडक्टिव सर्किट होता है तो करंट लैग करती है। करंट लैग करती मतलब ये हमारे पास वोल्टेज दिया गया है, तो करंट जो निकल के आने वाली है वो कुछ इस तरह से आएगी, ये ऐसे बन के आएगी यहां पर। तो यहां पर V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा t होता है। ठीक है, तो करंट कितनी आती है, I0 साइन ओमेगा टी माइनस π/2 निकल के आती है। तो कंक्लूजन निकाल लो इन तीनों सर्किट को एक साथ देख करके कि करंट लीड करती है इन केस ऑफ कैपेसिटिव सर्किट और वोल्टेज लीड करता है इन केस ऑफ इंडक्टिव सर्किट। अब दोनों याद नहीं रखना तो एक याद रखो, करंट लीड करेगी कैपेसिटिव के लिए तो इंडक्टिव के लिए लैग करेगी, और करंट लैग करेगी तो वोल्टेज ऑफ कोर्स लीड करेगा। ठीक है, ये यहां से क्लियर हो गया। अब यहां पर कॉम्बिनेशन पढ़ना शुरू करो आरसी सर्किट के लिए। तो अब यहां पर हम हर बार की तरह इक्वेशन सॉल्व करें जरूरी तो नहीं है, हम फेजर के साथ अब डील करना शुरू करेंगे। फेजर पढ़ा है तो इसको बनाते हैं। इधर यहां पर R है और C दिया गया है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि अगर हमारे पास ये करंट है इधर करंट है और इसमें यहां पर ये ऐसा है, यहां पर देखो VR होगा, ऑफ कोर्स होगा, VR होगा, तो VR और I तो फेज में रहते हैं, बिल्कुल अभी देखा था पहले में। और जो करंट होती है वो लीड करती है इन केस ऑफ कैपेसिटिव सर्किट। तो इसका मतलब ये क्या निकल के आने वाला है, VC निकल के आएगा, होगा VC। ठीक है, तो अगर ये VC है और ये VR है तो इसका रिजल्टेंट कितना आएगा, तो इसका रिजल्टेंट इधर कहीं आ जाएगा, इतना सा ये रिजल्टेंट इधर कहीं आएगा। और अगर ये रिजल्टेंट आएगा, ये रिजल्टेंट है, ये ऐसा रिजल्टेंट है, तो ये करंट के साथ कितना एंगल बनाएगा, तो थीटा है। अगर थीटा लिखना चाहो थीटा लिख लो, या फाई लिख लेते हैं, फाई फेज रेफरेंस है ये फाई। अब हमें फाई की वैल्यू चाहिए, तो देखो इधर VR इधर VC है, तो इसको हम V लिखते हैं। क्या लिखा जाएगा V, तो यहां इसको उठा के यहां रख दो और लगा दो वेक्टर जैसा सम। तो लिखेंगे यहां पर V जो बनेगा स्क्वायर, वो किसके बराबर लिख सकते हैं, VR स्क्वायर प्लस VC का स्क्वायर। तो अगेन यहां से V की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, स्क्वायर रूट ओवर VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर बन जाएगा। बनेगा ऐसा, ऑफ कोर्स ऐसा बन जाएगा। ठीक है, अब हम लोगों को पता है करंट तो इसमें सेम रहने वाली है ना, तो यहां से लिख सकते हैं V इज इक्वल टू में IR। तो यहां से लिखेंगे I इंटू में R। तो यहां पर कॉम्बिनेशन है, R भी है C भी है, तो यहां पर इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस होगा वो तो इंपीडेंस होगा, और इंपीडेंस को क्या लिखेंगे, तो यहां पर V की वैल्यू लिखें तो लिख सकते हैं I इंटू में Z, और VR की वैल्यू लिखेंगे तो I इंटू में R, और VC की वैल्यू लिखेंगे तो I इंटू XC लिखा जाएगा। अगेन यहां पर XC को 1/ωc लिखेंगे। पुट कर दो ये सारी वैल्यू यहां पर। तो अगर ये वैल्यू यहां पुट करेंगे तो ये बन जाएगा I इंटू Z, I इंटू में Z इज इक्वल टू, इधर क्या लिख सकते हैं, VR का स्क्वायर, तो बन जाएगा I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस यहां पर VC क्या लिखेंगे तो बन जाएगा I XC का होल स्क्वायर। देखो दोनों तरफ से I कैंसिल हो जाएगा, तो Z क्या निकल के आएगा इस सर्किट का, Z निकल के आएगा R स्क्वायर प्लस XC का होल स्क्वायर। इसका मतलब सर्किट का जो एम्पीडेंस होने वाला है वो R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर बनेगा। और लगा के लिखना चाहो तो और लगा के लिख दो, Z इज इक्वल टू में R स्क्वायर प्लस XC को लिखा जाता है 1/ωc का होल स्क्वायर बन जाएगा।
सॉल्व हो गया सर्किट। तो अब जब भी कॉम्बिनेशन दिया गया हो आर सी सी आर एल सी ऐसा दिया गया होगा तो हम डायरेक्ट केवीएल इक्वेशन नहीं लिखेंगे, क्योंकि सॉल्व करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। तो फेजर के साथ हम डील करना शुरू करेंगे। सबसे पहले दिए गए सर्किट के लिए फेजर डायग्राम बनाएंगे। फेजर तभी बना सकते हैं जब हमें प्योर सर्किट आने चाहिए। अगर प्योर सर्किट ये वाले सर्किट आते हैं हमें, तभी इनका फेजर बना सकते हैं, क्योंकि उन्हीं से पता चलता है कौन आगे कौन पीछे चलता है। ये बना दिया फेजर। फेजर बनाने के साथ यहां पर हम पहले वोल्टेज लिखेंगे, करंट निकालेंगे, करंट के रिस्पेक्ट में यहां पर इंपेडेंस मिलेगा। अब यहां पर देखो, अभी भी जो वोल्टेज है, ये जो V वोल्टेज है वो करंट से फाई पीछे है, तो फाई पीछे तो फाई की वैल्यू नहीं निकाल सकते, ऑफ कोर्स निकाल सकते हैं। tan फाई इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, परपेंडिकुलर, तो वो हो जाएगा VC डिवाइडेड बाय में यहां पर लिखेंगे बेस, तो बन जाएगा VR। अगेन VC को क्या लिखा जा सकता है, I XC डिवाइडेड बाय में I इंटू में R, तो यहां से क्या निकल के आया, XC डिवाइडेड बाय में R बन जाएगा। तो फेज का डिफरेंस निकालना हो तो ये फार्मूला हम यूज किया करेंगे। अगर हमें V नेट निकालना होगा तो ये यूज करेंगे, और सर्किट का अगर इंपीडेंस निकालना है तब हम ये फार्मूला यूज कर लिया करेंगे। आई थिंक ये चीज समझ में आई होगी। तो सर्किट को सॉल्व करना यहां से बहुत इजी रहता है। फेजर अगर आता है, टिप्स पर होता है फेजर कि करंट कब लीड करती है, करंट कब लैग करती है, वोल्टेज कब लीड करता है, वोल्टेज कब लैग करता है, तो उसके बिहाफ पर कोई भी सर्किट दिया गया होगा, सॉल्व करके वैल्यू निकाली जा सकती। अब इस सर्किट का कुछ भी पूछा जाए बता सकते हैं बिल्कुल। जैसे किसी ने कहा हमें करंट की इक्वेशन चाहिए, बोलो कोई नहीं, करंट की इक्वेशन लिख देते हैं। आई नॉट चाहिए होता सबसे पहले, तो इसे लिखते हैं V नॉट बाई जेड। V नॉट बाई जेड लिखेंगे, क्यों, क्योंकि टोटल करंट जो मैक्सिमम करंट होगी वो V नॉट बाई जेड लिखी जाएगी। तो करंट की इक्वेशन क्या बन जाएगी, I इज इक्वल टू में I नॉट, और यहां पर बन जाएगा साइन, यहां पर लिखेंगे ओमेगा टी, और ये क्या लिखा गया है, ये क्या लिखा गया है, तो यहां पर प्लस फाई लिख सकते हैं, या प्लस माइनस लगा करके छोड़ दो। ठीक है, प्लस माइनस लगा के छोड़ोगे तो दोनों केस में काम करेगा, आगे देखेंगे। आरएल सर्किट होगा तो भी काम कर जाएगा। यहां पर अभी भी देखो ये लीड कर रहा है, यहां करंट अभी भी लीड कर रही, तो करंट अभी लीड कर रही तो चाहो तो प्लस लगा के छोड़ दो, ये सही इक्वेशन। तो यहां पर करंट अभी भी क्या है, लीडिंग है। तो ध्यान रखना कि अगर आरसी सर्किट दिया गया है तो भी करंट लीडिंग रहती है, जैसे कैपेसिटिव में लीडिंग रहती है। लेकिन अगर यही सर्किट ऐसा ही कॉम्बिनेशन बनाया जाए एलआर के लिए तो इसमें लैग करेगी। लैग कैसे करेगी, तो हम अगेन यहां पर सॉल्व नहीं करेंगे, डायरेक्ट सर्किट डायग्राम बनाएंगे। यहां पर हमारे पास ये करंट है और ये वोल्टेज दिया गया है, या फिर इसको ऐसे ना बनाए तो ऐसे बना लेते हैं। देखो इसको नीचे उतारो, यहां ये ऐसा हो गया, यहां पर इस तरह से बना देते हैं, ये ऐसा बन गया। इसमें कौन सा क्या लिखा है वो बताओ, तो यहां पर हमने कह दिया VR है, तो VR जहां होगा वहीं तो I होगा, क्योंकि VR और I इन फेज होते हैं। ठीक है, अगला यहां पर ये कोई लीड कर रहा है इन दोनों से, तो इन दोनों से कौन लीड करता है, वोल्टेज लीड करता है इंडक्टर का। ठीक है, करंट लैग करती तो वोल्टेज लीड करता है पाई बाई 2 से। तो ये इधर है, ये इधर है, तो इनका रिजल्टेंट इधर आएगा, ये आएगा। और अगर इनका रिजल्टेंट इस तरह से आएगा तो बना दो ऐसा, ये ऐसा बन गया। तो ये क्या बन जाएगा, V बन जाएगा। यहां पर एंगल कितना, फाई है, तो इस एंगल को सबसे पहले लिखवा देते हैं, या V लिखवा दो। समझ आया होगा, करंट से इंडक्टर का वोल्टेज लीड करता है विद पाई बाई 2, एंगल पाई बाई 2 रहेगा। तो यहां पर ये लीड करता है तो वोल्टेज लीड करता है, करंट लैग करती है, और जो रेजिस्टर का वोल्टेज होता है वो करंट के साथ इन फेज होता है। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। तो V अगर पूछा जाए तो क्या लिखेंगे, वेक्टर जैसा है, तो ये सामने क्या लिखा गया है, तो ये लिखा जाएगा VR स्क्वायर, ऐसे लिख दो, प्लस VL स्क्वायर। ये हमारे पास वोल्टेज आ जाएगा। पहली इक्वेशन मिल गई, पहला फार्मूला मिल गया इस सर्किट का। यहां फार्मूले याद नहीं रखने हैं, कैसे बनेगा वो अभी देखेंगे। V आ गया, अभी डेरिवेशन कर रहे हैं तो देखते जाओ। V आया, यहां से अगर हम देखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू में I इंटू में Z लिखा जाएगा, VR इज इक्वल टू में I इंटू R लिखेंगे। यहां पर Z इंपीडेंस होगा, और VL अगर लिखा जाएगा तो वो लिखा जाएगा I इंटू में XL।
पुट कर दो यहां पर। तो अगर पुट करेंगे तो v इज इक्वल टू बन जाएगा, या फिर ऐसे डायरेक्ट देख लो, यहां से i अगर रखेंगे दोनों साइड से i कैंसिल हो जाएगा, रख लो i z इज इक्वल टू में i इंटू में r का होल स्क्वायर प्लस यहां पर लिखेंगे i इंटू एक्स एल का होल स्क्वायर बन जाएगा। यहां पर देखो जैसे लिखा गया था, ये सेम लिखा गया था, तो i कॉमन मिल गया था, यहां से भी i कॉमन ले लो तो z क्या आएगा, सर्किट का इंपीडेंस हमारे पास निकल के आ रहा है आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का होल स्क्वायर, और लगा के लिखें तो क्या है, z इज इक्वल टू में आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, क्योंकि एक्सएल की वैल्यू ओमेगा इंटू एल लिखी जाती है, जहां पर ओमेगा एसी की फ्रीक्वेंसी होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, बन गया। अब क्या करना है, हमें जेड मिल गया और यहां से वी निकल आया। अगर वी और जेड मिल गया तो यहां से हम आई नॉट बता सकते हैं, ऑफ कोर्स क्या लिखेंगे, वी नॉट बाई जेड। दोनों की दोनों चीजें पता है हमें, तो यहां आई की मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। कितने से अभी भी लीड कर रहा है वोल्टेज करंट से, तो यहां से अगर हम tan फाई लिखेंगे तो अगेन इसे कितना लिखा जा सकता है, VL डिवाइडेड बाय में VR, इसको लिखेंगे I इंटू में XL डिवाइडेड बाय में I इंटू में R इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, XL डिवाइडेड बाय में R, या फिर लिखना चाहो तो ओमेगा L बाई R लिख सकते हो, ये हो जाएगा tan फाई। चलो tan फाई भी मिल गया। तो यहां पर tan फाई हमें ये बताता है वोल्टेज इज लीडिंग, क्या बताता है, वोल्टेज इज लीडिंग। अगर वोल्टेज लीडिंग होगा तो इसका डायरेक्ट मतलब यही तो बनता है करंट इज लैगिंग। तो करंट अगर लैगिंग होगा तो करंट की इक्वेशन क्या लिखेंगे, I इज इक्वल टू में आई नॉट, यहां पर लिखेंगे साइन ओमेगा टी माइनस फाई लिखा जाएगा। देखो क्योंकि करंट फाई से लैग कर रही है, तो ये इक्वेशन हमारे पास लिखी जाएगी। देखो सर्किट को सॉल्व करना कितना आसान है एसी के, वहां पर केवीएल केसीएल लगाते थे, सॉल्व होके निकल के आते थे। यहां पर फेजर अगर टिप्स पर है तो सारा का सारा जितने भी फार्मूले हैं वो हमारे अंडर ही काम करेंगे, जैसा चाहेंगे हम उन्हें वैसा बना सकते हैं। तो I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई निकल के आएगा। यहां पर आई नॉट की वैल्यू ऑलरेडी हम लोगों ने लिख ली है, वी नॉट बाई जेड निकल के आएगी, और यहां से जो फाई बनेगा उसे हम लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ VL बाई VR, या फिर इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ, यहां पर लिख सकते हैं XL बाई R, या फिर इनको ऐसे सॉल्व करके लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं tan इनवर्स XL की वैल्यू होती ओमेगा L बाई R। तो इसमें से कुछ भी लिख सकते हैं। देखो हमें आई नॉट नहीं पता था, पता कर लिया, फाई नहीं पता था, पता कर लिया, बस सर्किट सॉल्व हो गया। पहले भी बताया था कि अगर हमें वोल्टेज की इक्वेशन दी गई तो सर्किट को देख करके हमें करंट की इक्वेशन बनानी आ जाए, मतलब सर्किट सॉल्व हो गया। तो इस तरह से देखो एक बार हमें फेजर बनाना, फेजर के साथ जो भी चीजें निकल के आ रही हैं उन सबको सॉल्व कर देना, ये भी समझ में आया होगा। तो सॉल्व कैसे किया जाता है वो तो अप्रोच यहां सीखते हैं हम, यहां ये देखो यहां पर सीखते हैं, क्योंकि यही हमें बताता है कौन आगे होगा कौन पीछे होगा। यहां तो कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, फेजर बनाएंगे, फेजर के साथ डील करना है हमें। तो दो हो गए, तीसरा बचा है एलसी सर्किट। एलसी सर्किट को अगर देखें तो क्या होगा हमारे पास, कुछ ऐसा, इसका फेजर बनाना है हमें। तो यहां पर तो हमारे पास करंट होती है, करंट होती है यहां पर आई, ये करंट है, करंट लीड करती है, करंट लीड करती है किससे, वोल्टेज से। तो वोल्टेज किसका होगा यहां पर, तो वोल्टेज यहां लिखा जाएगा VL का, VL का वोल्टेज, VL का वोल्टेज लैग करता है, नहीं करंट लीड कर रही, तो यहां VC लिखोगे क्योंकि VC के केस में करंट लीड करती है। और अगर यहां पर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो दो अलग अलग केस बनेंगे, यहां दोनों को बताते हैं क्या है। देखो ये ऐसा है, ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा केस और बन सकता है, वो क्या होगा, देखो ये ऐसा हो गया और यहां पर कुछ ऐसा है। ये ऐसा बन गया, दिख रहा होगा। इसको हम लोग अलग कर देते हैं ऐसा, ठीक।
ये यहां पर है ऐसा और ये यहां पर ऐसा। यहां पर कौन सा क्या बनेगा वो तो अभी डिस्कस किया कि करंट लीड कर रही है तो कैपेसिटर का वोल्टेज लैग करता है, करंट लैग कर रही है तो इंडक्टर का वोल्टेज लीड करेगा। बढ़िया है। यहां पर अगर इधर करंट है तो करंट के केस में ये VC होता है तो ये VL होता है। यहां से देखो अगर हमें इसका रिएक्टेंस चाहिए, रिएक्टेंस नेट रिएक्टेंस चाहिए तो क्या लिखा जा सकता है इसे? तो नेट रिएक्टेंस को अगर हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं? इसमें VL कम VC ज्यादा है तो यहां से अभी के लिए हम ये लिख सकते हैं कि XC ज्यादा है और कौन कम है? तो यहां पर XL कम है तो ये लिख सकते हैं। यहां पर रिएक्टेंस लिखेंगे तो क्या होगा? रिएक्टेंस यहां पर रिएक्टेंस लिखोगे तो बन जाएगा XL ज्यादा है XC कम है। दोनों केस में हो गया, ये निकल के आ गया। करंट की वैल्यू क्या होती है? तो करंट की मैक्सिमम वैल्यू लिखी जाती है V0/Z। V0 तो V0 है और टोटल रिएक्टेंस कितना आएगा तो उसे लिख सकते हैं XC माइनस XL। यहां पर आएगा XC माइनस XL बन जाएगा और यहां पर अगर I लिखेंगे तो वो क्या बन जाएगा? XL माइनस XC बनेगा। बढ़िया है। तो यहां पर करंट लिख लिया, रिएक्टेंस लिख लिया, टोटल सर्किट का कितना आएगा। साथ में यहां से करंट की इक्वेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? I इज इक्वल टू में I0 साइन ओमेगा टी। और यहां पर क्या होगा? यहां पर वोल्टेज लैग करेगा, थीटा बनेगा। यहां पर I इज इक्वल टू, रुको थीटा क्यों, यहां पर ये ओमेगा टी लिखेंगे ना, ये ओमेगा टी लिखेंगे तो ओमेगा टी लिखेंगे तो अगर ये बड़ा होगा तो इधर आएगा, इधर आएगा तो यहां पर -π/2 लिखेंगे करंट में। और इस वाले केस में लिखेंगे तो I इज इक्वल टू में I0 साइन ओमेगा टी और माइनस तो यहां पर +π/2 लिखेंगे क्योंकि अब बड़ा कौन हो गया? VL बड़ा हो गया तो यहां प्लस लिखा जाएगा और यहां माइनस लिखेंगे। तो ये दोनों केस जो यहां से निकल के आ रहे हैं, इसको और अगर इसको समराइज करना, एक ही साथ लिखना है तो इनको ऐसे लिख लो ना, जो V बनेगा उसे हम VL डिफरेंस VC कहेंगे और जो X बनेगा वो क्या लिखा जाएगा? XL डिफरेंस XC, जो बड़ा होगा माइनस करवा लेंगे। और जो I0 बनेगा वो लिखा जाएगा क्या? V0 डिवाइडेड बाय में XL डिफरेंस XC लिखा जाएगा। और करंट की इक्वेशन जब लिखेंगे तो I0 यहां पर लिखेंगे साइन ओमेगा टी प्लस माइनस π/2 लिखा जाएगा। अब प्लस कब लगेगा, माइनस कब लगेगा, दोनों अलग अलग फिगर दिख रहे होंगे, इनसे देख के लिख लेना है। ये सर्किट सॉल्व हो गया, यहां पर ये सर्किट सॉल्व हो गया और यहां ये भी सॉल्व हो गया। मेनली यहां से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, यहां से भी पूछे जा सकते हैं। इससे रिलेटिवली क्वेश्चन आसान बनेंगे तो बनेंगे ही नहीं, जेईई में तो नहीं बनेंगे, बोर्ड में बन सकते हैं। यहां पर अगला आता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्किट है तो स्टार लगा के इसे लिखेंगे हम सीरीज आरएलसी सर्किट। तो सीरीज आरएलसी सर्किट, अब इसको हम यहां पर केवीएल लगा के सॉल्व करें, काफी टाइम लगेगा, कॉम्प्लिकेशंस भी काफी आएंगे। तो एक काम करते हैं, फेजर बनाते हैं इसका। फेजर बनाओ तो इस बार तीनों के तीनों हैं तो फेजर यहां हम दो बनाएंगे, एक ऐसा फेजर, ये ऐसा फेजर बनेगा। ये किसका फेजर है? तो करंट का है, करंट का फेजर है, ठीक। ये करंट का फेजर है। तो करंट अगर इधर चल रही होगी तो वोल्टेज एक तो इधर चलता है क्योंकि दोनों है ना, और एक इसके अपोजिट चलता है, एक इसके अपोजिट चलता है इधर। तो मान लेते हैं ये छोटा है, इस बार ये छोटा है और वो बड़ा है, नाम लिखवाओ। तो इधर होगा करंट, तो करंट के साथ में VR चलता है क्योंकि VR और I इन फेज चलते हैं, ठीक है। इधर ये लीड कर रहा है कोई, तो करंट से कोई लीड कर रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा? VL होगा। करंट से कोई लैग कर रहा है, इसका मतलब ये VC होगा। समझ आया? यहां पर करंट से वोल्टेज का, इंडक्टर का वोल्टेज लीड करता है एंगल π/2 के साथ, और यहां करंट से वोल्टेज लीड करता है कैपेसिटर का π/2 के साथ। बढ़िया। अब अगर इन दोनों को माइनस करवाया जाए, अगेन देखो यहां पर अगर इन दोनों को हम माइनस करवा लेते हैं, माइनस करवाएंगे तो VL माइनस VC करवाने के बाद कुछ बचा रह जाएगा, देखो
ये ऐसा बचा रह जाएगा, बचा रह गया। तो अगर इतना बचा रह जाएगा तो इसका अगर हम रिजल्टेंट निकालेंगे तो भी तो कुछ ना कुछ निकलेगा ऐसा, ये ऐसा बनेगा, ये रिजल्टेंट निकल के आने वाला है। फिर तो यहां से ये जो निकल के आएगा ये बन जाएगा VL माइनस VC, और इधर सामने क्या है, ये VR है, तो इसका रिजल्टेंट अब ऐसा बनेगा, ये रिजल्टेंट बन जाएगा इसका, ये रिजल्टेंट बना। और अगर ये रिजल्टेंट बनेगा तो यहां पर एंगल देखो कुछ फाई बन रहा है, ठीक है। तो इस फाई को क्या लिख सकते हैं, ये V बनेगा, ऑफ कोर्स V बनेगा। तो सबसे पहले देखो V लिखा जाएगा यहां पर VR का स्क्वायर, ये हो गया बेस, और परपेंडिकुलर लिखेंगे तो VL माइनस VC है, तो ये है VL माइनस VC का होल स्क्वायर बन जाएगा, ये हमारे पास आ गया V। तो अगर V इज इक्वल टू IR लिखे तो यहां से अगर हम लिखते हैं Z, तो Z कितना लिखा जाएगा, या Z का भी फिगर बनाना चाहो बना लो, सेम ऐसे ही बनेगा। और यहां पर एक इधर बना दो, ये ऐसा बन गया, बन गए सारे फिगर। अब इनको सॉल्व कर देते हैं, तो यहां से ये आ जाएगा R, ये बन जाएगा XL, और ये बन जाएगा XC। इन दोनों का यहां पर इतना निकल के आ जाएगा, ये माइनस करवाएंगे तो ये बन जाएगा XL माइनस XC, और इनका रिजल्टेंट इधर आने वाला है ऐसा, तो इधर रिजल्टेंट निकल आएगा, तो ये Z आएगा, ये एंगल फाई लिख लेते हैं। तो यहां से Z की वैल्यू कितनी मिलेगी, तो R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर का अंडर रूट बनेगा। tan फाई लिखना है तो tan फाई लिखवा दो, tan फाई इज इक्वल टू में बोलो क्या लिखेंगे, तो tan फाई लिखा जाएगा सामने, तो ये बन जाएगा XL माइनस XC डिवाइडेड बाई में R बनेगा। या फिर इसको हम यहां से लिखें तो ऐसा होगा, यहां से लिखे तो लिख सकते हैं VL माइनस VC डिवाइडेड बाई में VR बन जाएगा। तो दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। और अब रहा I0, तो I0 लिख देंगे V0 बाई Z। Z भी पता हमें, फाई भी पता, तो करंट की इक्वेशन लिखवा दो ना। क्या लिखी जाएगी करंट की इक्वेशन, I इज इक्वल टू में I0 पता है, V0 बाई Z है, यहां पर लिखेंगे साइन ओमेगा t। करंट देखो लैग कर रही है वोल्टेज के साथ, लैग करेगी तो माइनस फाई से लिखेंगे, और ये हमारे पास करंट की इक्वेशन निकल के आएगी। यहां पर V0 की वैल्यू कितनी है, I0 तो V0 बाई Z है, और फाई की बात करें तो tan इनवर्स ऑफ ये लिखा जाएगा XL माइनस XC डिवाइडेड बाई में R, या VL माइनस VC डिवाइडेड बाई में R लिखेंगे। तो देखो एक पार्ट के लिए सॉल्व कर लिया, ये केस फर्स्ट है, ये फर्स्ट केस है कब का, F XL जो होगा वो बड़ा हो जाए किससे, XC से। यहां पर देखो वोल्टेज लीड कर रहा है, करंट लैग कर रहा है, तो इसका ओवरऑल नेचर कैसा है, इंडक्टिव नेचर है इसका, ठीक है। दूसरा भी तो हो सकता है, दूसरे केस में क्या लिख सकते हैं, दूसरे केस में ऐसा हो सकता है, देखो ये छोटा रहे यहां पर ऐसा, और यहां पर ये बड़ा हो जाए, ये ऐसा मान लेते हैं, ऐसा कुछ है, बढ़िया है। इधर क्या है, VL है, इधर क्या है, VC है, और यहां पर VR होता है। या फिर इसको ऐसे बनाना चाहो बना लो, इधर होता है हमारे पास R, और इधर हो जाएगा XC, और इधर छोटा सा क्या बन जाएगा, XL बनेगा। इनको माइनस करवाना है तो माइनस करवाएंगे, तो मान लेते इतना रह गया, यहां पर मान लिया इतना बड़ा सा ये रह गया, तो इतना बड़ा रह जाएगा, तो ये क्या होगा, XC माइनस XL ही तो होगा, और इसको इधर बढ़ा देंगे ऐसा होगा, तो Z हमारा ऐसा निकल के आएगा इस बार। तो यहां पर वोल्टेज भी सेम आएगा, यहां से यहां तक बढ़ा दो इसे, ये बढ़ा दिया गया। अब क्या करना है, इनको यहां से मिला दो, ये ऐसा पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, तो ये निकल के आने वाला हमारे पास V, और यहां पर एंगल ये फाई बनेगा। तो यहां से सबसे पहले देखो दिख रहा होगा, जो V निकल के आएगा उसे लिख सकते हैं VR स्क्वायर प्लस
VC माइनस VL का होल स्क्वायर बन जाएगा, इसका स्क्वायर रूट, और यहां से दिख रहा होगा तो जो Z निकल के आएगा फाई एंगल पर, Z इज इक्वल टू, तो ये बनेगा R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर बन जाएगा। और tan फाई यहां से लिखेंगे तो क्या होगा, फिगर में देखो, XC माइनस XL डिवाइडेड बाई में R, VC माइनस VL डिवाइडेड बाई में VR, और यहां से लिखेंगे tan फाई, तो ये क्या निकल के आएगा, V क्यों, XC माइनस XL डिवाइडेड बाई में R बन जाएगा। अगेन यहां से I नॉट की वैल्यू कितनी लिखी जाएगी, V नॉट बाई Z, Z की वैल्यू ऑलरेडी आई है। तो ये वोल्टेज का फेजर डायग्राम है, ये इंपीडेंस या फिर रिएक्टेंस के लिए फेजर डायग्राम बनाया जाएगा। अब यहां पर केस ये दूसरा था, केस 2 था। यहां पर अगर हम करंट की इक्वेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, I इज इक्वल टू में I नॉट पता है कितना है, साइन ओमेगा t, और यहां पर देखो VR के साथ ही तो करंट चलती है, तो करंट चलती तो वोल्टेज लैग कर रहा, तो यहां पर प्लस फाई लिखा जाएगा। बढ़िया है, इससे देख के तो ये लिख सकते हैं। लेकिन अब हम दोनों केस तो याद नहीं रखेंगे ना, मत याद रखो, कोई बात नहीं, दोनों याद नहीं रख सकते तो यहां से देख लो, यहां से ये याद रखना है। पहला हमारे पास ये आएगा Z, तो Z को ऐसे याद रखो, R स्क्वायर प्लस XL डिफरेंस XC का होल स्क्वायर, पहला फार्मूला ये याद रखना आप लोगों को। दूसरा फार्मूला V होगा, V इज इक्वल टू में V R का स्क्वायर प्लस VL डिफरेंस VC का होल स्क्वायर, VL डिफरेंस VC का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये दूसरा फार्मूला याद रखना है। C पॉइंट I नॉट की जो वैल्यू होगी वो V नॉट बाई Z लिखी जाएगी। Z सर्किट का इंपीडेंस है, कितना है वो देखो दिया गया है। D पॉइंट में यहां पर लिखेंगे जो फाई निकल के आएगा, फाई उसे हम लिख दिया करेंगे tan इनवर्स XL डिफरेंस XC डिवाइडेड बाई में R, डिवाइडेड बाई में क्या बनेगा, R बन जाएगा। या फिर ऐसे नहीं लिखना तो ऐसे लिख दो, tan इनवर्स VL डिफरेंस VC डिवाइडेड बाई में VR, जैसा चाहे वैसा लिख सकते हैं। और करंट की इक्वेशन अगर लिखनी हो तो वो I इज इक्वल टू में I नॉट लिखेंगे, यहां पर साइन ओमेगा t प्लस माइनस फाई लगा के लिख देना। अब लैग कर रही है लीड कर रही है वो तो सर्किट बताएगा कौन ज्यादा है। एक्सेल अगर ज्यादा होगा तो वो इंडक्टिव नेचर का होगा, इंडक्टिव में करंट लैग करती है। अगर एक्ससी की वैल्यू ज्यादा हुई तो वो कैपेसिटिव नेचर शो करेगा, और कैपेसिटिव सर्किट के अंदर करंट लीड करती है तो पॉजिटिव लिखेंगे। तो पॉजिटिव नेगेटिव कब लिखना है वो यहां से देखो। तो जो सर्किट ये पूरा पढ़ा है ना, इधर ये पूरा सर्किट सीरीज आरएलसी सर्किट, ये बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जेईई में जो क्वेश्चन बनते हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये जितने भी सर्किट है ना उन सब का कॉम्बिनेशन एक ही सर्किट के साथ में करवा लिया गया। तो पहला केस ये डिस्कस किया, दूसरा ये डिस्कस किया, फाइनली यहां पर एक अलग केस है जिसको हमें याद रखना है। बढ़िया, एक और यहां पर हमारा डिस्कशन चलेगा। सीरीज आरएलसी सर्किट हो ही गया, पैरेलल आरएलसी सर्किट, इसके बारे में वैसे डिटेल में तो नहीं है हमारे सिलेबस का पार्ट, लेकिन फिर भी इसके बारे में अगर आप लोगों को थोड़ी जानकारी चाहिए तो वो बता देते हैं। देखो इसके अंदर करंट कितनी जा रही, IC, इसके अंदर करंट मान लेते कितनी जा रही, IL, और इसके अंदर करंट जा रही IR। समझ आया, वोल्टेज दिया गया है। अब यहां पर हमें पता है वोल्टेज तो हर जगह सेम रहने वाला है, तो वोल्टेज सेम रहेगा तो यहां पर ऐसा लिख सकते हैं ना, क्या क्या लिख सकते हैं, देखो यहां पर हम सबसे पहले लिखेंगे कि जो भी IC बनेगा उसे V नॉट बाई XC लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर जो भी IR बनेगा उसे हम लिखेंगे V नॉट बाई R, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है। और यहां पर जो IL लिखा जाएगा उसे क्या लिखेंगे, तो इसे लिखेंगे V नॉट बाई XL, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं। पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, लिखना होगा तो लिख देना स्टेटमेंट, पहला हो गया। दूसरा पॉइंट ये है हम यहां पर फेजर बनाएंगे, फेजर बनाएंगे लेकिन वोल्टेज तो सेम रहेगा सब जगह पर, तो फेजर यहां पर बनाया जाता है करंट्स का, करंट का फेजर हम बनाएंगे। तो करंट का फेजर कैसे बनेगा, थोड़ा ध्यान से सुनते जाना, टफ नहीं है, बहुत इजी है। जैसे सर्किट देखे ना उन्हीं जैसा है, अगर अब तक सही से देखा है तो उन्हीं के जैसा है ये।
ये ऐसा है, देखो यहां पर हमने कहा कि ये रजिस्टर में करंट है IR, बढ़िया। रजिस्टर में करंट है, रजिस्टर की करंट के साथ कौन सी करंट लीड करती है? ऑफ कोर्स XC, मतलब IC करंट लीड करेगी, तो यहां पर IC इधर लीड करेगी। अगर IC लीड करेगी तो IL जो होगी वो लैग कर जाएगी, ठीक है। मान लेते हैं वो ज्यादा ये कम है, तो अगर ये ज्यादा ये कम होगा तो इनको अगर हम लिखेंगे तो ऐसा कुछ हमारे पास निकल के आने वाला है। इनका जो बचा पोर्शन होगा कुछ इस तरह का होगा, और बचे पोर्शन को अगर हम बनाते हैं तो ये क्या बन जाएगा? XC क्यों? IC माइनस IL बन जाएगा। और इसको अगर हम यहां पर प्लॉट करते हैं ऐसा कुछ, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, IR है ये IR, ये ऐसा बन जाएगा। यहां से हमारे पास ये करंट आने वाली है I, ये देखो ऐसा बनेगा। तो अगर हमारे पास ये रिजल्टेंट करंट I है तो फाई ये IR के साथ कुछ ना कुछ एंगल बना रही है, तो यहां से अगर I कोई पूछता है क्या बनेगा तो बता देंगे ना, क्या? IR का स्क्वायर प्लस यहां पर लिख देंगे IC माइनस IL का होल स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट लिख देंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब एक काम करते हैं, यहां पर जो ये वैल्यू है पुट कर देते हैं। तो I की वैल्यू हम जानते हैं, I की जो वैल्यू होगी नेट I, जो यहां से चलेगी नेट I, उस I की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? यहां पर लिखना चाहो तो लिख दो, वो लिखी जाएगी V0/Z। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, सर्किट का वो इंपेडेंस हो जाएगा। यहां पर लिखो तो ये लिखा जाएगा V0/Z, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। स्क्वायर रूट के अंदर चलो, ये स्क्वायर रूट के अंदर, तो यहां पर लिखेंगे IR, तो IR की जगह क्या लिखेंगे? V0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय में R स्क्वायर, प्लस यहां पर क्या लिखा जाएगा? तो XC, तो XC क्या है? तो XC की जगह लिखेंगे V0 डिवाइडेड बाय में XC माइनस V0 डिवाइडेड बाय में XL हो जाएगा, और इसका बन जाएगा होल स्क्वायर। दोनों साइड से देखो V0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा 1/Z इज इक्वल टू में 1/R स्क्वायर, प्लस यहां पर बन जाएगा 1/XC माइनस 1/XL का होल स्क्वायर। देखो कितना इजी है। यहां पर जो ये 1/Z होता है ना, इसी को अभी हम लोगों ने लेक्चर शुरू होने से पहले कहा, इसे कहते हैं एडमिटेंस। एडमिटेंस, इसी को हम A से या फिर सिंपली Y से प्रदर्शित करते हैं, ऐसा लिखा जाएगा। यहां पर ये सॉल्व तो कर लिया, हमें Z की वैल्यू भी मिल गई। इनको और अगर सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। तो 1/Z अगर लिखा जाए तो इसे 1/R स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस इसे लिख सकते हैं 1/ωc, तो ये बन जाएगा ωc का होल स्क्वायर माइनस 1/ωL का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये हमारे पास Z की वैल्यू लिखी जाएगी। मतलब सर्किट कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इसका दूसरा भी केस बनेगा, वो भी देखते हैं, लेकिन सर्किट यहां से कॉम्प्लिकेटेड नहीं नजर आ रहा हमें फेजर के साथ डील करना आता है। पैरेलल में करंट अलग अलग रहती है, तो पैरेलल के लिए हमें फेजर बनाना होगा करंट का, और सीरीज में करंट सेम होती है, पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज अलग अलग होता है, तो वहां सीरीज के केस में हमें वोल्टेज के लिए फेजर बनाना पड़ेगा। यहां पर इस तरह से फेजर बनाएंगे। दूसरा केस अगर डिस्कस करना चाहें तो कर लेते हैं। इधर देखो, यहां पर होगा कि जो IL होगा वो ज्यादा हो जाए IC से, तो उसका फेजर क्या बनेगा? देखो ऐसा, एक इधर कलर बदल दो, एक यहां, ये व्हाइट हो गया। एक काम करो, इसे थोड़ा और छोटा कर दो, ये ऐसा हो गया। अब क्या करना है हमें? यहां पर अलग अलग केस में डिजाइन करना है। वो तो ज्यादा था ना, अब की बार इसे बड़ा कर देते हैं। यहां पर ऐसा, इसको छोटा करो, ऐसा कुछ बनेगा। ऐसा बन गया, ठीक। अभी के लिए ऐसा देख लो। यहां पर हमारे पास क्या है? IR है। IR के साथ यहां पर कौन चल रहा था? IC चल रहा था, और यहां था IL। बढ़िया है। अब यहां पर हमें ये बताना है, इधर देखो, ये ज्यादा ये कम, तो इसका अगर हम माइनस करवाएंगे तो कुछ इतना रह जाएगा, बिल्कुल।
तो माइनस करवाएंगे, अगर इतना रह जाएगा तो उस केस में अगर हम बनाएं तो कुछ ऐसा बना सकते हैं। इस बार ये हमारे पास आई निकल के आएगा फाई का एंगल बनाता हुआ, ये वैल्यू सारी यहीं से निकल के आएंगी। यहां पर भी लिख सकते हैं आई जो बन जाएगा वो आई आर का स्क्वायर बनेगा प्लस एक्स आई एल माइनस आई सी का होल स्क्वायर बनेगा। अगेन 1/z जो बनेगा वो 1/r स्क्वायर बनेगा प्लस 1/ओमेगा माइनस 1/ओमेगा सी, तो बन जाएगा ओमेगा सी, ये ओमेगा एल है, इसका होल स्क्वायर बन जाएगा, ये ऐसा बनेगा। तो इम्पीडेंस भी ऐसे लिखा जाएगा, करंट भी इस तरह से लिखी जाएगी। यहां से देखना चाहे तो देख लें कि कौन सी करंट किसके साथ लैग कर रही है। तो यहां पर करंट रेजिस्टेंस की करंट के साथ लैग कर रही है, तो यहां पर जो आई है वो आई आर से लैग कर रहा है, लैगिंग है। और यहां पर क्या था, यहां पर जो आई है वो आई आर के साथ लीड कर रहा है, तो ये लीडिंग है। यहां पर करंट लीडिंग है रेजिस्टेंस करंट के साथ, यहां पर करंट लैगिंग है रेजिस्टेंस करंट के साथ। तो कभी भी हमें कोई सर्किट सॉल्व करना हो तो सर्किट के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा अप्रोच रहने वाला है। तो अगर जेईई में कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आरएलसी सीरीज का हो सकता है, आरएल का हो सकता है, एलसी का हो सकता है, इन सब के कॉम्बिनेशन का हो सकता है। अगेन यहां पर बता देते हैं कि पैरेलल के बारे में हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी अगर छोटा छोटा आइडिया रहता है तो अगर कोई क्वेश्चन कभी बनता है, अगर आप सीट सॉल्व कर रहे हैं अपनी किसी कोचिंग की, तो वहां से अगर कोई क्वेश्चन इससे बन रहा है तो इसके जो फार्मूले लिखे गए इनके बिहाफ पर सॉल्व कर सकते हैं और उसका आंसर लगा सकते हैं। तो ये क्लास थी जिसमें हम लोगों ने जितने भी सर्किट हैं, अल्टरनेटिंग करंट के जितने भी सर्किट हैं, उन सभी सर्किट्स को यहां पर हम लोगों ने कवर कर लिया है। यहां पर हम लोगों ने सीरीज आरएलसी सर्किट के बारे में बात किया, केस फर्स्ट केस सेकंड, पैरेलल के बारे में बात किया। यहां पर हम लोगों ने एलसी सर्किट के बारे में बात की, ये सबसे इजी सर्किट था। यहां पर एलआर के बारे में देख लिया, यहां पर आरसी था, यहां पर थे तीनों की समरी। यहां पर प्योर हम लोगों ने सर्किट देख लिया जिसमें प्योर इंडक्टिव था। यहां पर हम लोगों ने देखा प्योर कैपेसिटिव बिहेवियर रखता था, ये प्योर रेजिस्टिव था। यहां पर सर्किट एलिमेंट में पढ़ा है इंपीडेंस एडमिटेंस क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है। और यहां पर हम लोगों ने ये आज की क्लास के जितने भी पॉइंट्स थे उन सबको कवर कर लिए। तो अगेन यहां पर बता देते हैं कि सर्किट के हिसाब से अगर कोई क्वेश्चन बनता है एसी के अंदर, ऑफ कोर्स बनते तो क्वेश्चन यहीं से है। इस बार पेपर 2 में भी एक क्वेश्चन बना था, उसके बारे में बात की जाएगी, लेकिन यहां से की कॉन्सेप्ट क्या होते हैं आई थिंक वो पता चले होंगे। अगर कॉम्प्लेक्स सर्किट होता है, आरएलसी के कॉम्बिनेशन से बना कोई सर्किट होता है, तो हम डायरेक्ट केवीएल नहीं लगाएंगे, क्योंकि केवीएल लगाने के टाइम में एंगल मेंशन करने पड़ेंगे। एंगल के लिए हम फेजर के साथ डील करना शुरू कर देंगे। तो फेजर के साथ अगर हमें डील करना आता है तो एसी के क्वेश्चन लगाना ज्यादा आसान बन जाता है। तो ये क्लास थी जिसमें हम लोगों ने सर्किट को कवर कर लिया। अगली क्लास में हम इनके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उससे पहले हमें रेजोनेंट सर्किट पढ़ना है, पावर पढ़ना है, ट्रांसफार्मर पढ़ना है। तो ये थ्योरी का पोर्शन कंप्लीट करने के बाद हम लोग लास्ट में डिस्कशन करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, और इसके ऊपर जो सर्किट के ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं इनके ऊपर भी क्वेश्चन प्रैक्टिस की जाएगी।